हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी स्टैटिक्स। चैप्टर सेक्शन 1 को मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स मेरा 40 मार्क्स का था। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज, मैं कंटिन्यूसली आपके लिए लेक्चर अवेलेबल कराता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए 61 देखिए। 61 में कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 90%। गाइस देखिए 90% की मेरे पास इनकम अवेलेबल है। इनकम दी हुई है इसने और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। मुझसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, विच इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 200। गाइस देखिए यहाँ पर 2000 से ज़्यादा जिन पर्सन की अर्निंग है उसकी हमें परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने पर्सन की अर्निंग 2000 से ज़्यादा है, जब ही मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आइए देख लीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ से इधर की जितनी भी पर्सन मेरे पास अवेलेबल है सबकी अर्निंग जो है 2000 से ज़्यादा है। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप सम कर लीजिए। 32 + 20 + 25 कितना आ रहा है? 77। क्लियर है? अब आपको 77 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, देखिए जो नंबर है टोटल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और इनटू में 100 कर देते हैं। टोटल पर्सन कितने थे? 90। तो मैंने क्या करा, 90 से डिवाइड कर दिया। तो गाइस आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, 85.56 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। आइए 62 देखिए। कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू प्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम। गाइस देखिए यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर को हमें शो करना है जो कि डिफरेंट आइटम से रिलेटेड है और डिफरेंट फैमिली से रिलेटेड है। सिंपल सा किसका यूज करते हैं हम, पाई डायग्राम का यूज करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 63 देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा, मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। क्लियर है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी ये नहीं होता कि आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कल को स्टॉप हो जाएगा। नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन स्टॉप नहीं होता। इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यूस सीरीज है मेरी, कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है? 64 देखिए। 64 में कह रहा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 डे इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। गाइस देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट मेरे पास अवेलेबल है और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर। 3 या 3 से कम एक्सीडेंट जो है अकर हुए हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हमें ऐसा नंबर बताना है जिसमें 3 या 3 से कम एक्सीडेंट हुए हैं। तो गाइस देखिए यहाँ तो 4 से शुरू हो गई, तो इसका तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कहना क्या चाहता है, 3 या 3 से कम, तो किधर होंगे, इधर होंगे। क्लियर है? तो आप क्या करिए, सिंपल सा सम कर लीजिए। इनका कितना हो जाएगा, 30 + 23 + 15 और प्लस का 12। आइए करते हैं यहाँ पर 12 + 15 + 23 + 30। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 80। क्लियर है? तो गाइस देखिए 80 क्या होगा यहाँ पर, मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 80 मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसने कहा क्या था गाइस, देखिए 3 और लेस बताने थे मुझे, 3 या 3 से कम। तो गाइस देखिए 3 या 3 से कम, तो 3 के तो कितने केस हैं यहाँ पर, 30 हैं। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 80 होगा। क्लियर है? और जो ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आइए 65 देखिए। 65 में क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू 1 से लेके 5 तक है विद फ्रिक्वेंसी 1 से लेके 5 तक अवेलेबल है। कह रहा है देन व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मुझे फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए सिंपल सा मेरे पास यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एक्स अवेलेबल है और एफ अवेलेबल है, फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5। एफ भी कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ करते हैं हम। तो सबसे पहले मुझे एफ एक्स निकालना होगा। निकाल लीजिए 1, ये कितना हो जाएगा 4, ये 9, 16 और 25। आइए सम करते हैं। तो गाइस देखिए सम कर लीजिए, 1 4 9 16 और 25। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, 55। और इसका सम कर लीजिए, इसका सम करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए 5 4 3 2 और 1 15 आ रहा है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 15, 5 से कैंसिल कर लीजिए तो 11 डिवाइडेड बाई 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो गाइस देखिए 11/3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 65 का। आइए 66 देखिए। 66 में क्या कह रहा है, देखिए इफ़ देयर आर 2 ग्रुप with 75 and 65 as
हार्मोनिक मीन मेरे पास अवेलेबल है कंटेंट 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन। गाइस देखिए जिनके पास 15 और 13 ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है, क्लियर है। कह रहा है देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन, हमें कंबाइंड हार्मोनिक मीन बताना है। आप फॉर्मूला नोट्स कीजिए सबसे पहले कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। आइए मैं आपको नोट्स करा देता हूँ, देखिए एक सेकेंड गाइस बस। तो गाइस देखिए यहाँ पर कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, नोट कीजिए यहाँ पर। देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर कंबाइंड। गाइस देखिए n1 प्लस n2 डिवाइड कर देते हैं हम किससे गाइस, देखिए यहाँ पर n1 डिवाइडेड बाय h1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक मीन प्लस n2 डिवाइडेड बाय h2, ये मेरा फॉर्मूला होता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। क्लियर है, आई होप कि नोट किया होगा। आइए पुट करते हैं गाइस, फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर n1 कितना है मेरे पास 15, n2 कितना है 13, डिवाइड करना है किससे गाइस, देखिए यहाँ पर n1 15 डिवाइडेड बाय 75 प्लस कितना है गाइस, देखिए n2 यहाँ पर 13 है और ये कितना है यहाँ पर 65। क्लियर है, आइए प्लस करिएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको प्लस करता हूँ तो देखिए 15 प्लस 13 कितना आ रहा है 28। डिवाइड करना है किससे, डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर 15 को पहले 75 से डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना आएगा 0.2 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 65, तो गाइस देखिए ये भी कितना आ रहा है 0.2। तो गाइस देखिए 28 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 0.2 प्लस 0.2 तो 0.4, डिवाइड कर लीजिए 28 डिवाइडेड बाय 0.4। तो गाइस देखिए इसका क्या आ रहा है यहाँ पर 70 मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन गाइस देखिए अब यहाँ पर भी इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसके अप्रोक्सीमेटली लगाऊंगा, जो मेरे 70 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। क्लियर है, और मैं आपके जो है इसके आंसर शीट में भी चेक कर लेता हूँ इन्होंने क्या दिया हुआ है, कौन सा था गाइस हमारा 66 को हम डिस्कस कर रहे थे, 66 का इन्होंने ए दिया हुआ है। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 67 देखिए, 67 में कह रहा है क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली यूजिंग। अब गाइस देखिए क्वार्टाइल को हम किसके थ्रू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, क्वार्टाइल मुझे फाइंड आउट करना है तो गाइस देखिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था, यहाँ पर क्वार्टाइल को मैं मीडियन के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मीडियन हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओगिव के थ्रू। क्लियर है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्वार्टाइल को मैं ओगिव के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप मीडियन से इसको याद रख सकते हैं। आइए 68 देखिए, 68 में क्या कह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। गाइस यहाँ पर ये मोड है, ओड नहीं है, इसको आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा फॉर द नंबर। अब गाइस देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन डेविएशन को फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन के लिए गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर मोड को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अबाउट मोड पूछ रहा है। तो गाइस देखिए मोड क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। रिपीट कौन सी डिजिट हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 8/11 मेरी रिपीट हो रही है, सबके अपॉन में 11 है, 11 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। मैंने आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस की थी जब भी बताया था 11 को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा मोड कितना आ गया गाइज, मोड इज इक्वल टू कितना हो गया 8। क्लियर है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखिए, मीन डेविएशन का यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला होता है मैं आपको नोट्स करा देता हूँ। देखिए मीन डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है गाइज, यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, देखिए सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन मेरा फॉर्मूला होता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा है ना, मैंने मोड तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम डी फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा मॉडुलस का साइन होता है, यानी एक्स माइनस मोड करेंगे। क्लियर है, तो गाइस देखिए मॉडुलस में से प्लस हो या माइनस हो, मेरा प्लस ही बाहर आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना है मेरे पास 4, 6, 8, 9, 12 और कितना है 8। 11 को अभी मैंने साइड में रखा हुआ है गाइज, ताकि हम जो है इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो गाइज देखिए 4 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, लेकिन कितना आएगा 4 ही आएगा। 6 जाएंगे 2, 0, यहाँ 1, यहाँ कितना बचेंगे 4 और 0। आइए इसका सम करिए, कितना आ रहा है गाइज, देखिए 4, 2, 6, 6, 4, 10 और 1, 11। क्लियर है, तो गाइज देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एम डी का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर, देखिए सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है, अब गाइज देखिए सिग्मा डी मेरा कितना है यहाँ पर 11। क्लियर है, और गाइज देखिए यहाँ पर एन मेरे पास कितना अवेलेबल था, एन भी मेरे पास कितना अवेलेबल था यहाँ पर 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीन डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है गाइज। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सा मेरा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर गाइज देखिए सिग्मा डी कितना है मेरा 11 आया है,
या हम ऐसे भी कह सकते थे गाइस, देखिए यहाँ पर कितना आता मेरा, सबके अपॉन में 11 लेके चलता हूँ मैं कि सबके अपॉन में 11 था। अब मैं माइनस करता हूँ यहाँ से, तो गाइस देखिए ये कितना होता, 4/11, 2/11, ये तो 0 ही होता, 1/11, 4/11। क्लियर है। इनका सम करता तो गाइस देखिए कितना आता, 11/11 ही कैंसिल हो जाता मेरा, कितना आ जाता 1। तो गाइस देखिए सिग्मा डी कितना आया था 1 और एन कितना है यहाँ पर 11। क्लियर है। तो मेरा 1/11 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं गाइस इस टाइप से हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। गाइस देखिए इन्होंने इस टाइप से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अपॉन में आप 11 लगाइए, बाय मिस्टेक जो है उन्होंने लगाया नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो होगा गाइस, कन्फ्यूजन क्रिएट्स मत करिएगा इसमें, सिंपल सा जो है एमसीक्यू था यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा है 11 को, या तो आप ऐसा कर लीजिए, मेरा सिग्मा डी कितना आया था यहाँ पर, देखिए सिग्मा डी इज इक्वल टू 11 आया था। मैंने आपको एम डी का फॉर्मूला बताया, कितना एम डी का फॉर्मूला, सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। तो भाई देखिए सिग्मा डी 11 आया, एन मेरे पास कितना है यहाँ पर 11 है। तो भाई देखिए ये कितना आ गया 1, और मैंने आपको बताया था कि 11 मैं साइड में रख रहा था। अब मैंने 11 साइड में रखा था तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तो फिर भी मेरा कितना आएगा आंसर, 1/11 ही आएगा। क्लियर है। आइए 69 देखिए, 69 में कह रहा है रेंज फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या होती है, अपर हाईएस्ट वैल्यू माइनस हम लोएस्ट वैल्यू कर देते हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 15, कितनी आ जाएगी देखिए 50 माइनस 15 35। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 70 देखिए, 70 में देखिए क्या कह रहा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिंपल सा आपको ध्यान रखना था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो है ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का इम्पैक्ट होता है। तो गाइस देखिए किस में नहीं होता, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में नहीं होता। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट कौन है यहाँ पर, एमडी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है, एसडी भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है, क्यूडी भी इसका पार्ट है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है, रेंज भी मेरा किसका पार्ट है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये तीनों ही इम्पैक्ट नहीं होगा किसका, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। तो गाइस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 71 देखिए, 71 में सिंपल सा फाइंड आउट करवा रहा है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है, मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, एक सीरीज अवेलेबल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए गाइस देखिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास एसडी होना चाहिए और मीन होना चाहिए। मैं फिर ही फाइंड आउट कर सकता हूँ किसको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। तो गाइस देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नोट्स कीजिए, एसडी डिवाइडेड बाई मीन इंटू में 100। क्लियर है। आइए सबसे पहले मीन को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए मीन में सिंपल सा फाइंड आउट कर सकता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज मेरे पास गिवन है, कितना हो जाएगा देखिए 53, 52, 61, 60 और 64। सम कर लीजिए कितना आ रहा है देखिए 53 प्लस 52, 61, 60 और 64। डिवाइड कर देंगे गाइस देखिए यहाँ पर इन सब का सम करने पर कितना आ रहा है 290, और मेरा मीन क्या होता है यहाँ पर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स कितना आया 290, नंबर एन कितने यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप 5 से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ रहा है 58 मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। क्लियर है। मीन नोट कर लीजिए साइड में, कितना आ रहा है मेरा 58। अब देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है, एसडी को फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए एसडी को फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल सा कह सकता हूँ, मैं यदि वेरिएंस फाइंड आउट कर लेता हूँ तो एसडी मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। इस बात को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। एसडी क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है उसका। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर गाइस कितना हो जाएगा मेरा, वेरिएंस का फॉर्मूला मैं आपको नोट करा देता हूँ, पता होनी चाहिए सब चीज़ें गाइस आपको। देखिए क्या होता है यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक्स मेरे पास अवेलेबल है और मीन मैंने फाइंड आउट कर लिया, इनका क्या करना है माइनस करके स्क्वायर करना है। आइए करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना था 53, 52, 61, 60, 64। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो गाइस देखिए यदि मैं इसमें से मीन माइनस करता हूँ, मीन मेरा कितना आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना था गाइस 290 डिवाइडेड बाय 5। तो 58 मेरा कितना आया था, मीन आया था। गाइस देखिए 53 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर करूँगा तो गाइस देखिए कितना आएगा 25। क्लियर है। 52 में से गाइस देखिए 58 को माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर 36।
क्लियर है। 61 में से गाइज माइनस करिए 58 को, कितने बचेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 60 में से करिए 2 बचेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। 64 में से माइनस करिए 58 को, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। क्लियर है। अब 6 बचेंगे तो गाइज देखिए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो गाइज देखिए इसका सम कर लीजिए, इसका सम करने पर कितना आ रहा है देखिए 36 + 36 25 9 + 4, तो गाइज देखिए कितना आ रहा है 110। क्लियर है। तो गाइज देखिए वेरिएंस कितना हो जाएगा मेरा 110 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है 22। मेरा क्या आ चुका है वेरिएंस मेरे पास अवेलेबल है। मुझे क्या करना है एस डी को फाइंड आउट करना है। एस डी क्या होता है गाइज देखिए यहाँ पर सिंपल होता है मेरा एस डी = मैं कह सकता हूँ अंडर रूट होता है किसका वेरिएंस का। वेरिएंस मेरे पास कितना है 22 का रूट निकालिए। एक सेकंड कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 22 का रूट गाइज देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 4.69। क्लियर है 4.69। तो गाइज देखिए अब मेरे पास एस डी भी अवेलेबल है और मेरे पास मीन भी अवेलेबल है। आप फॉर्मूले में पुट करिए और आपका आ जाएगा। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं गाइज, दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है 58 4.69। आइए तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है मेरा एस डी यानी 4.69 डिवाइडेड बाई 58 इंटू में 100। क्लियर है। आइए डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 58 और इंटू में 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 8.086। 8.086। क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर 8.09 लिख सकता हूँ। क्लियर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 72 देखिए 72 में क्या कह रहा है क्वार्टाइल ऑफ द वेरिएबल रिस्पेक्टिवली इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करवा रहा है गाइस देखिए मेरे पास क्वार्टाइल अवेलेबल है। तो गाइस देखिए Q1 और Q3 Q2 भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला नोट्स कराया था सिंपल सा। क्या था गाइस देखिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया था Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। May 2020 की MTQ में भी मैंने ये डिस्कस किया था, सेम MCQ है रिपीटेड। तो गाइस देखिए Q3 मेरे पास कितना है 65 माइनस Q1 मेरे पास कितना है यहाँ पर 45। इस 52 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे यूज का नहीं है, कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए कर लीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 65 - 45 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, कितना आ रहा है 10। क्लियर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 73 देखते हैं। ये 73 देखिए 73 में कह रहा है मीन एंड एस डी फॉर ए बी एंड 2 आर 3। गाइस देखिए ये 3 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास ए बी और 2। इसका मीन जो है 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है रिस्पेक्टिवली। वैल्यू पूछ रहा है मुझसे ए और बी की वैल्यू बतानी है। आइए फाइंड आउट करते हैं गाइस देखिए सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ए प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसने 3 दिया हुआ है। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7। क्लियर है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 9। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस इधर जाके माइनस को हो जाएगा 2। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 7। क्लियर है। मैंने मीन का फॉर्मूला लगा के a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब गाइस देखिए एस डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था मैंने। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और मैं इसका अंडर रूट कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या कहलाता है एस डी कहलाता है। क्लियर है। अब गाइस देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है 1 है। आइए कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा सिंपल सा मैं कह सकता हूँ a माइनस 3, क्योंकि मीन मेरे पास कितना अवेलेबल है 3 है। a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर प्लस गाइस देखिए c यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे कितना n, और n कितना है यहाँ पर 3। सिंपल है। और इसका क्या करना था मुझे अंडर रूट इज इक्वल टू 1 मेरे पास अवेलेबल है, यानी एस डी जो है मेरे पास 1 अवेलेबल है। आइए गाइस स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मेरे पास कितना अवेलेबल होगा, इसको 3 को हम इधर ले जाते हैं। क्लियर है। और स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। आइए तो मैं इसको गाइस देखिए ऐसे नोट कर सकता हूँ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर प्लस गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस तरीके से मैं इसको नोट कर सकता हूँ। क्लियर है। इसको नोट कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए तो गाइस यहाँ पर a माइनस
3 का स्क्वायर को सोल्व करता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस कितना होता है गाइस, देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर, और b की स्क्वायर कितना है मेरे पास 3 माइनस 2ab यानी 6a। सोल्व हो गया। अब फिर प्लस था, अब गाइस क्या था मेरे पास, b माइनस 3 का स्क्वायर, तो गाइस देखिए यहाँ पर b की 3 प्लस 9 और वो कितना हो जाएगा माइनस का 6b। क्लियर है। आगे देखिए, आगे कितना था, यहाँ पर सिंपल सा मेरा माइनस का 1 था और -1 का स्क्वायर करता हूँ तो -1 ही आएगा और इज इक्वल टू कितना था 3। क्लियर है। सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करिए। यहाँ पर सिंपल सा सोल्व करते हैं तो भाई देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस यहाँ से गाइस देखिए 6 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, 6 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, a प्लस b बचेगा मेरे पास, a प्लस b, और प्लस का कितना गाइस देखिए 9 और 9 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू कितना है 3। क्लियर है। और गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 1 भी अवेलेबल है तो 9 9 18 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 19 यानी 19 आ गया। अब गाइस देखिए a प्लस बी की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कितनी आई है, मेरी 7 आई है। और गाइस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया था। एक फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। -6 इंटू में a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस का 19 इज इक्वल टू 3। अब गाइस देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, कितनी थी 7, 7 का स्क्वायर करिए कितनी आएगी यहाँ पर 49 माइनस का 2ab माइनस का गाइस देखिए 7 की 6 से मल्टीप्लाई करिए, 7 की 6 से कितना आएगा 42 प्लस का कितना 19 इज इक्वल टू 3। क्लियर है। आइए कर लेते हैं गाइस, देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का, तो करिए आप 49 प्लस का 19 कितना आ रहा है 68। ये क्या आएगा देखिए यहाँ पर माइनस का, माइनस कर लीजिए कितना 42 तो कितना आ रहा है 26। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2ab और प्लस का 26 इज इक्वल टू 3। आप क्या करिएगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। क्लियर है। मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ, जो है कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा। आइए देखिए, तो गाइस देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2ab को तो उधर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। क्लियर है। और ये 26 तो इधर ही है और इस 3 को इधर ले आइए, आप कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करिए, यहाँ पे कितना आ गया 2ab इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, ये मेरा 23। 2 से डिवाइड करिए 23 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देखिए ab की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 11.5। क्लियर है। 11.5 मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी मिस्टेक है, ये MT के नाम पे ना एक धब्बा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर 73 में जो है मिस्टेक है हमारी, और अभी मैंने आपको दिखाया था 73। गाइस देखिए 69 में इन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है। आप मुझे बताइए ऑप्शन बी कहाँ से आ सकता है, किधर से भी नहीं आएगा। 69 में मिस्टेक है। और गाइस देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप कौन सा था गाइस, देखिए 68 में मिस्टेक है, ऑप्शन डी 1 कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 1/11 आएगा। मैं आपको मिस्टेक दिखा रहा हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर 66 में कितना दिया हुआ था इन्होंने, ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन गाइस जो करेक्ट आंसर है वो तो 70 आ रहा है और फ्लैट वैल्यू 70 आ रही है, कोई भी अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा है, हमारा 70 आ रहा है, देख सकते हैं आप। और दिखाता हूँ गाइस, देखिए आपको अभी मैंने देखा था यहाँ पर काफ़ी जगह मैंने मिस्टेक देखी। ये देखिए 64 में इन्होंने जो यहाँ पर 70 दिया हुआ है, ऑप्शन सी। मुझे बताइए 70 कैसे आ जाएगा। ये कह रहा था कि 3 और 3 से कम एक्सीडेंट जो अकर होने चाहिए, 3 या 3 से अकर कम कब होंगे, या तो एक भी ना हो, या एक हो, या 2 हो, या 3 हो। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 80 आएगा इसका करेक्ट आंसर। मिस्टेक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मॉक टेस्ट पेपर में कितनी मिस्टेक है। क्लियर है। अभी तक हमने जितना सोल्व किया उसमें से गाइस मैं आपको दिखा दिए कितनी मिस्टेक है यहाँ पर। तो गाइस 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 11.50 होगा, ध्यान रखिएगा। आइए 74 देखिए, इससे अच्छा तो ये है कि मॉक टेस्ट पेपर जो है लॉन्च ही ना करें, वो कह दें कि अपने मॉड्यूल में से जो है आप स्टडी करें, मॉड्यूल अच्छा है इससे। तो देखिए 74 देखिए, इफ़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5x - 3x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x इज 12,
देन द मीन डेविएशन अबाउट वाई। गाइस देखिए मीन डेविएशन पूछ रहा है यानी मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन में से है। तो मीजर ऑफ डिस्पर्जन में मैंने आपको बताया था सिर्फ किससे इफेक्ट होता है, स्केल से इफेक्ट होता है। तो आइए किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वाई का मीन डेविएशन पूछ रहा है। तो वाई को सेपरेट कीजिए, कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10 + 3x। y इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस देखिए 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 5x। अब गाइस देखिए प्लस माइनस से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन वाई का करना है। तो गाइस देखिए एम डी वाई का कितना हो जाएगा 3/5 इंटू में एक्स का कितना अवेलेबल है गाइस देख सकते हैं आप 12 कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना होता है गाइस देखिए 12 3 × 36 डिवाइडेड बाई 5 करिए, 36 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है 7.2। क्लियर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 75 को देखिए। अब गाइस देखिए 75 में कह रहा है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन पे कौन बेस होता है यहाँ पर, तो गाइस देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन जो होते हैं दोनों ही ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस होते हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए 76 77 को मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। 78 79 80 81 82 83 को देखिए गाइस। पहले यहाँ पर 83 में क्या कह रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इतना है और वेरिएंस इतना है। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, मीन है तो गाइस यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन भी कैलकुलेट करना है, पी भी कैलकुलेट करना है और मुझे क्यू भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है, आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा मेरा मीन क्या हो जाता है एन पी, और गाइस देखिए वेरिएंस क्या होता है मेरा एन पी क्यू। क्लियर, तो गाइस देखिए एन पी की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है 16, एन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4। एन पी की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर यदि मैं पुट करता हूँ 16 क्यू इज इक्वल टू 4, तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 डिवाइडेड बाई 16 यानी 1/4। और गाइस देखिए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, पी की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो कितनी आ रही है गाइस आप देख सकते हैं 3/4। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर p इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, सबसे पहले q की वैल्यू देखिए, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब देखिए p इज इक्वल टू मेरा कितना होता है 1 - q। आइए पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो गाइस देखिए q की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, 4 में से जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/4। क्लियर है, आइए n की वैल्यू हमें ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि n और p की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 16। और गाइस देखिए n इंटू में p की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 इज इक्वल टू 16 करिए, तो 16 इंटू में 4 और डिवाइड किससे कर दूंगा गाइस देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 21 जो है 21.3 आ रहा है, लेकिन हम क्या लेंगे 23। n की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी मेरी 23। क्लियर है, अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मेरा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है गाइस देखिए यहाँ पर NCR p की पावर r q की पावर n - r। क्लियर है, r मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो r की जगह इन्होंने x जो है पुट किया हुआ है। आइए पुट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा, p मेरे पास कितना आया था यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई करना डिवाइड करिए 3 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ रहा है 0.75। q कितना आया था मेरा 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 0.25। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने p की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर p हमारा कितना आ रहा था 0.75, लेकिन इन्होंने कितना दिया हुआ है 0.25। ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी या डी में से करेक्ट होगा, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो मेरी q की पावर होती है वो n - r होती है, लेकिन n मेरा कितना है यहाँ पर 21, लेकिन इन्होंने तो 1 में से माइनस किया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी मेरा इनकरेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 83 का ऑप्शन बी। आइए 84 देखिए, द SD ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज। गाइस देखिए n और p मेरा पैरामीटर है, मैंने आपको बताया था। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अभी मैंने डिस्कस किया आपसे वेरिएंस क्या होता है मेरा NPQ मेरा वेरिएंस होता है, और मैंने आपको बताया था SD क्या होता है यदि मैं अंडर रूट कर दूँ वेरिएंस का। क्लियर है, अब गाइस देखिए वेरिएंस का अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ अंडर रूट NPQ मेरा क्या कहलाएगा SD कहलाएगा, लेकिन इस टाइप से तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए इन्हें Q के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट में, Q को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 - p भी मेरा क्या होता है Q होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
गाइस देखिए 86 देखिए, पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, द टोटल एरिया ऑफ ए नॉर्मल कर्व। टोटल एरिया ऑफ ए नॉर्मल कर्व कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1 होता है। करेक्ट आंसर होगा ए। 1 क्यों होता है गाइस, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कर्व क्या होता है, ये होता है, और 0.5 इधर होता है, 0.5 इधर होता है। क्लियर है, दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 87 देखिए, 87 में कह रहा है मीन एंड मोड ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए मीन और मीडियन और मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। मे भी इक्वल नहीं होते कि हो सकता है इक्वल हो ना हो, नहीं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 88 देखिए, 88 में क्या कह रहा है, बाय वेरिएट डाटा आर डेटा कलेक्टेड फॉर। गाइस देखिए कहाँ से कलेक्टेड किया जाता है, बाय वेरिएट डेटा मेरा क्या होता है, जो इसमें हम 2 और मोर वेरिएबल का यूज करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है, 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बाय वेरिएट डेटा मेरा होता है जो जिसमें हम 2 वेरिएबल का यूज करके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। 89 देखिए, 89 में कह रहा है 2 रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल व्हेन। कब आइडेंटिकल होगी गाइस, देखिए आप यहाँ पर बता सकते हैं सिंपली आर की वैल्यू मेरी कितनी होती है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं गाइस, देखिए रिग्रेशन लाइन है मेरी, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होती है, ±1 होती है। तो ऑप्शन ए भी इसका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 90 देखिए, 90 में कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू। अब गाइस देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड मेरे पास कमेंट भी आ रही थी आपकी। रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज किसकी वजह से होता है गाइस, देखिए यहाँ पर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की। क्लियर है, मैंने आपको बताया था कि किससे इफेक्ट होता है, ओनली स्केल से इफेक्ट होता है, ओरिजिन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पे, रिग्रेशन कोफिशिएंट पे। मैंने आपको शायद नोट भी कराया था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा कि नोट कराया था या नहीं कराया था। हाँ गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है मेरा ओनली एंड ओनली किससे इफेक्ट होता है, स्केल से इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसने पूछा भी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, यहाँ पर अनचेंज होगा, किससे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से। ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ेगा तो किससे पड़ेगा, स्केल से पड़ेगा। आइए 91 देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज माइनस का 0.9 द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था, क्या करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, क्या हो जाता है मेरा, आर स्क्वायर होता है तो कर दीजिए माइनस का 0.9 का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर करते हैं हम किसी भी टर्म का तो गाइस माइनस में हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही आता है। तो कितना हो जाएगा ये 0.81। क्लियर है, ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 92 देखना, 92 में क्या कह रहा है गाइस, देखिए व्हेन आर इज इक्वल टू 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेरा 0 है तो कोवेरिएंस क्या होगा, डेफिनेट सी बात है गाइस यहाँ पर 0 ही होगा। 92 का सी मेरा करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि कोवेरिएंस 0 हो जाता है तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी क्या होता है, 0 हो जाता है। एक्सरसाइज को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, कोई भी सिंगल एक ऐसा एमसीक्यू नहीं मिलेगा आपको जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ है। वो अलग बात है, यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, वो डजेंट मैटर। आइए 93 देखिए, 93 में कह रहा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, आपके साथ डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल होती है, किसकी होती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या मैं कह सकता हूँ प्राइस इंडेक्स के रेसिप्रोकल होती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स ना बोल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल सकता है, तीनों का एक ही मीनिंग होता है। क्लियर है। 94 देखिए, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है किससे सेटिस्फाई होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, फीचर्स आइडियल इंडेक्स नंबर से जो है सेटिस्फाई होता है। 94 का एक करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए मैंने आपको टेबल नोट कराई थी अलग से कि कौन किसको सेटिस्फाई करता है, कौन किसको सेटिस्फाई नहीं करता। आइए 95 देखिए, ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप टू, गाइस देखिए यहाँ पर 110 से जो है 200 पे चला गया, एंड द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज आल्सो रेज्ड फ्रॉम कितने से, गाइस देखिए यहाँ पर 330 से 500 हो गई। द रियल टर्म, गाइस देखिए यहाँ पर रियल टर्म क्या कहना चाहता है कि कितने से लो उसने सैलरी उसकी लूज हुई है। गाइस देखिए यहाँ पर जब मेरी सैलरी कितनी थी, 110 थी, मैंने आपको इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यू डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो उसको सैलरी कितनी मिल रही थी, 330 रुपये सैलरी मिल रही थी। क्लियर है गाइस, देखिए कितनी मिल रही थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की 3 टाइम्स जो है उसको सैलरी रिसीव हो रही थी। तो गाइस अभी भी तो उसको 3 टाइम्स सैलरी रिसीव होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 टाइम्स की। यदि मैं बात करता हूँ तो गाइस देखिए 3 टाइम्स के मेरा बात करने का मीनिंग है यहाँ पर, देखिए यानी अब मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है यहाँ पर 200 है। तो गाइस देखिए कितना से चेंज हुआ है, ये 90 से चेंज हो गया।
क्लियर है। तो 200 की कितने टाइम्स मिलनी चाहिए, अभी भी तो उसको 3 टाइम्स मिलनी चाहिए, क्योंकि 110 की गाइस देखिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है, 330 आ रहा है। क्लियर है, तो अभी भी तो कितनी मिलनी चाहिए, 3 टाइम्स मिलनी चाहिए। तो भाई 3 टाइम्स कितनी बनती है उसकी, 600, लेकिन उसको हम प्रोवाइड कितने करा रहे हैं, 500। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, 100 रुपये का अभी भी उसको जो है लॉस हो रहा है, लॉस बाय 100 रुपीज़ से उसको लॉस हो रहा है। हम 500 प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको कितनी सैलरी रिसीव होनी चाहिए, 600 रुपये रिसीव होनी चाहिए। अब देखिए फिर से जो है रॉन्ग MCQ, इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए ऑप्शन ए किधर से करेक्ट दिख रहा है आपको। गाइस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 100 से लूज़ कर रहा है ये, जो इसको लॉस हो रहा है वो 100 रुपीज़ का हो रहा है। मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ कि गाइस देखिए यहाँ पर 110 था और उसको कितनी मिल रही थी, 330 रुपये सैलरी मिल रही थी, यानी 3 टाइम्स। तो अब 200 है, तो अभी भी तो उसको 3 टाइम्स मिलनी चाहिए, यानी 600 रुपये मिलनी चाहिए, और मिल कितनी रही है, 500 रुपये मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। तो इसलिए गाइस MTP में ना स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाता है, क्योंकि काफ़ी MCQ के रॉन्ग आंसर दिए हुए होते हैं उन्होंने। आइए 96 देखिए, 96 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टेस्ट एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेसी टेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर 4 होते हैं। क्लियर है, तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए 97 देखिए क्या कह रहा है, इन ईयर 2005 द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज 286 विद 1985 एज बेस ईयर। हम 1985 को बेस ईयर ले रहे हैं, और 2005 में इंडेक्स यहाँ पर सेल्स प्राइस इंडेक्स मेरा कितना है, 286 है। देन हाउ मच द प्राइस हैव इंक्रीज इन 2005 इन कंपैरिजन टू 1995। अब गाइस देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है, इन्होंने एक सेकंड में ऑप्शन चेक कर लेता हूँ पहले, इन्होंने कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। गाइस देखिए ऑप्शन तो इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। आप ना या तो इसको 1995 कीजिए या इसको आप 1998 कीजिए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 1985 को बेस ईयर देखिए 1995 का कैसे पूछ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर पहले कितना है, बेस ईयर का जब कुछ नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कितना मान के चलते हैं हम, 100 मान के चलते हैं। और गाइस देखिए अब कितना हो गया, 286, यानी पिछले ईयर में कितना था, 1985 में कितना था, 100, और यहाँ पर 2005 में कितना हो गया, 286। तो कितने से इंक्रीज हो गया, 186% से मेरा इंक्रीज हो गया। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आप इसको 1985 कर लीजिए बस। आइए 98 देखिए, 98 में क्या कह रहा है, व्हेन द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज इन द समर और डिक्रीज इन विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइस देखिए 98 का क्या होगा, सिंपल सा ए करेक्ट आंसर होगा, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन गाइस, सीजन क्या होते हैं यहाँ पर, गर्मी सर्दी क्या है, सीजन है यहाँ पर एक। यदि हमारा यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ समर सीजन है, तो उस केस में क्या होगा, ठंडे की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा जो है विंटर का सीजन चल रहा है तो उस केस में क्या होगी, जो मेरी कोल्ड ड्रिंक की सेल है, यहाँ मैं कह सकता हूँ ठंडे की जो सेल है वो मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आइए 99 देखिए, 99 में क्या कह रहा है यहाँ पर, सीजनल वेरिएशन टेक प्लेस विद इन, कब टेक प्लेस करते हैं गाइस, विद इन 1 ईयर में करते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं ना 1 ईयर में आ जाते हैं। अब ये नहीं है 2 ईयर, 2 ईयर में तो वो रिपीटेड होने लग जाते हैं ना जो सीजन है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 100 देखिए, द फायर इन फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइस देखिए फैक्ट्री में आग लग गई, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमने सोचा नहीं था होगा, इरेगुलर वेरिएशन है। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइज आपको ये सब चीज़ें इजीली क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आता है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ आगे के MCQ डिस्कस करूँगा जो अभी हमने स्किप किए हैं पीछे। क्लियर है, आइए 76 देखिए, अब डिस्कस करते हैं जो भी हमने MCQ स्किप किए थे। देखिए एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट यानी ब्रोकर प्रिडिक्ट डेट द ओड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ए सर्टेन स्टॉक गोइंग अप आर 2:1। गाइस देखिए ओड अगेंस्ट में दिया हुआ है, तो यानी जो स्टार्टिंग में होगा ना वो जो है मेरी वैल्यू, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वो स्टॉक के नीचे जाने की, और उसके बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने की। क्लियर है, एंड द ओड इन फेवर, फेवर का मतलब क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है रिमेन सेम, यानी गाइस देखिए फर्स्ट जो मेरे पास अवेलेबल है वो प्राइस के ऊपर जाने की, और जो सेकंड है यहाँ पर प्राइस के नीचे जाने की। क्लियर है, ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट का ध्यान रखना। ओड इन फेवर के केस में मैं आपको एक बात नोट करा देता हूँ, पहले नोट कर लीजिए। देखिए ओड इन फेवर होता है ना मेरे पास, ओड इन फेवर, ध्यान रखने वाली बात है गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल होती है ना वो इस तरीके से होती है, PA रेशियो PA का डैश। क्लियर है, लेकिन ओड इन अगेंस्ट में होती है ना तो गाइस देखिए मेरा क्या होता है, A डैश पहले आ जाता है, रेशियो होता है PA का। क्लियर है, इस तरीके से ध्यान रखना।
तो गाइस देखिए अब इसने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ए स्टॉक विल गो डाउन, प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ कि प्राइस या तो सेम रहेगा या ऊपर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। आइए फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होगी गाइस, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, कितनी है यहाँ पर 2/3, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 1/3। सेम की प्रोबेबिलिटी गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो मेरी फेवर में है वो कितनी है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 और अगेंस्ट में कितनी है वो हो जाएगी मेरे पास 3/4। क्लियर है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ या तो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस मेरा सेम रहेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, ऊपर जाने की और प्राइस सेम की। तो गाइस देखिए क्या होगा, सिंपल सा सम कर लीजिए, 1/3 + 1/4। क्लियर है। एलसीएम लेता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 + 4 = 7/12। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई या तो प्राइस मेरा सेम रहेगा या प्राइस मेरा ऊपर जाएगा। अब मुझसे पूछी क्या थी, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिंपल सा 1 में से माइनस कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर जाने की निकाल ली और टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होती है 1 होती है। यदि मैं 7/12 को 1 में से माइनस कर देता हूँ तो मेरे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो प्राइस है स्टॉक का वो नीचे जाने की विल गो डाउन। आइए तो भाई देखिए 1 - 7/12 = कितना आ जाएगा मेरा 5/12 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए 77 देखिए, 77 में क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ डाइस रोल इफ़ द सम ऑफ 2 डाइस इज 9 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ऑफ द डाइस सो इज़ 3। गाइस देखिए कह रहा है कि हमने 2 डाइस को जो है एक साथ थ्रो किया है, उसमें से उनका सम जो है 9 सो हो रहा है। अब सबसे पहले मुद्दे की बात आती है कि 9 किस किस तरीके से सो सकता है। गाइस देखिए या तो मेरा 5-4 आएगा या 4-5 आएगा डाइस में जब भी सो होगा, या मेरा 6-3 आ जाए या 3-6 आ जाए जब भी तो 100 होगा। अदरवाइज गाइस देखिए 900 नहीं होगा, तो मेरे जो यहाँ पर टोटल आउटकम है 900 होने के वो कितने यहाँ पर 4। अब गाइस देखिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, यानी फेवरेबल कितना, जो डाइस मेरा 3 शो करेगा। 3 कौन कौन शो कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है एक यहाँ कर रहा है, कितने हो गए 2। तो गाइस देखिए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है टोटल कितने मेरे पास 4 हैं। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 77 का। आइए 78 देखिए, 78 को गाइस आप खुद सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। देखिए कह रहा है द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए फेलियर इन द सर्टेन एग्जामिनेशन वाज 30। अब गाइस देखिए परसेंटेज मेरे पास अवेलेबल है किसकी, फेलियर की, यानी क्यू मेरे पास अवेलेबल है कितना 30 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल करता हूँ कितना आएगा 3/10। अब गाइस देखिए क्यू मेरे पास अवेलेबल है, पी में फाइंड आउट कर सकता हूँ 1 - क्यू करके, तो 1 - 3/10 = कितना आ जाएगा 7/10। क्लियर है। तो गाइस देखिए क्यू मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 3/10, पी = कितना आ गया 7/10, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/10, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी की वो पास हो जाएगा एग्जाम के पेपर में जिसमें बैठ रहा है 7/10 70%। अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ द 6 कैंडिडेट्स, 6 टोटल कैंडिडेट्स हैं, यानी n = कितना है मेरे पास 6 है। कह रहा है एटलीस्ट 4 पास द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 4 कम से कम 4 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाएँ। क्लियर है। 4 से कम पास नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए R = कितना हो जाएगा मेरा 4, 5 और 6। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, P भी अवेलेबल है, Q भी, N भी, R भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए और इसको सोल्व कर लीजिए। किस किस की वैल्यू निकालनी है गाइस देखिए, Px = 4 + Px = 5 + Px = 6। फॉर्मूला क्या होता है मेरा NCR P⁻R Q⁻n-R। फॉर्मूला लगाइए गाइज, आप सोल्व कर लीजिए, अपने लेवल पे आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि 30% फेलियर की प्रोबेबिलिटी थी, तो 70% सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में, और कह रहा है कि एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, यानी कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं, 7 होंगे नहीं, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स ही कितने 6 हैं। क्लियर है। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए 79 देखिए, 79 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नेदर टोटल 7 नॉर 11 व्हेन द पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। गाइस देखिए हमने क्या करा, एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया है, उसमें से कह रहा है ना तो उनका सम जो है यहाँ पर 7 आना चाहिए और ना ही 11 आना चाहिए। तो गाइस देखिए टोटल कितने हो जाते हैं मेरे पास, जो टोटल आउटकम होते हैं वो कितने होंगे 36 होंगे। 2 डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूँ। अब उसमें से 7 का क्या क्या चांसेस हो सकते हैं गाइस देखिए, 6 1 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। क्लियर है। 4 3 या 3 और 4 हो सकता है मेरा। क्लियर है। और गाइस देखिए क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, या मैं कह सकता हूँ 2 और 5 है मेरा, 5 और 2 है।
ये भी 7 आ सकता है इस तरीके से भी। 4 3 हमने ले लिया है, 6 1 ले लिया है। 2 के साथ कोई पेयर नहीं बन सकता, हमने जो 2 के साथ बनता ले लिया, 3 के साथ ले लिया, 4 के और 5 के साथ भी हम ले चुके हैं, 6 के साथ भी ले चुके हैं। क्लियर है। अब गाइस देखिए 7 तो यही है यहाँ पे। अब 11 देखिए, 11 किस किस तरीके से आ सकता है यहाँ पर, या तो मेरा 6 5 हो जाए या 5 और 6 हो जाए तो भी 11 आएगा। क्लियर है। 2 ही चांसेस मेरे पास अवेलेबल हैं इस तरीके से। और किस तरीके से 11 आ सकता है गाइस देखिए, और किसी भी तरीके से 11 नहीं आएगा। यदि मैं 6 फोड़ लेता हूँ तो 10 में रह जाएगा वो यहाँ पर। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। क्लियर है। तो गाइस देखिए 7 आने की कितनी हो गई यहाँ पर, 6/36 और 11 आने की कितनी हो गई, 2/36। क्लियर है। और टोटल कितनी है गाइस मेरे पास 36 है। और मेरे से पूछ रहा है ना 7 आना चाहिए और ना ही 11 आना चाहिए। तो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले 7 और 11 आने की निकाल लेता हूँ। 7 भी आए और 11 भी आए तो वो कितने हो जाएंगे गाइस देखिए, 6 तो ये 2 ये, यानी 8/36, यानी उसमें से कितने आएंगे, 7 और 11 आएंगे 8/36 में। आप 1 में से माइनस कर दीजिए तो नहीं आएंगे, 1 - 8/36। तो भाई देखिए यहाँ पर 36 को माइनस कर दीजिए यहाँ पे 8 तो कितना आ जाएगा, 28/36। कैंसिल करिए 2 से तो कितना आ रहा है यहाँ पर, तो भाई देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28/36 को 2 से कैंसिल करिए, यहाँ आएगा 14 और ये आ जाएगा यहाँ पर 19। क्लियर है। सॉरी 18 आ जाएगा, अगेन 2 से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आएगा 9। तो गाइस देखिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक बार और समझाता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेदर टोटल 7 और नोर 11 व्हेन द पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। कह रहा है कि हम जो है 2 डाइस को जो है एक साथ जो है थ्रो कर रहे हैं, उसमें से ना 7 आना चाहिए और ना ही 11 आना चाहिए। मैंने आपको पॉसिबल आउटकम बना के दिखाएं, 7 के कितने और 11 के कितने। तो गाइस देखिए 7 के कितने थे 6 और 11 के कितने थे 2, टोटल कितने हो गए 8। 8/36 उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट कर ली जिसमें 7 आएगा और 11 आएगा। मुझे चाहिए जिसमें 7 और 11 ना आए, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे 1 - 8/36। तो कितना आ जाएगा देखिए 28/36, 2 से कैंसिल करिए 14/18, अगेन 2 से कैंसिल करिए 7/9। क्लियर है। आइए 80 देखिए, 80 गाइस देखिए यहाँ पर फिर अगेन जो है ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट लीप ईयर इज हैज 53 संडे और 53 मंडे। गाइस देखिए लीप ईयर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जिसमें 366 डेज होते हैं मेरे, वो मेरा क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा जो मुद्दा आता है ना, वो आता है कि लीप ईयर में मेरे यहाँ पर कितने वीक होंगे। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर 366 डिवाइडेड बाय हम 7 कर लेते हैं। क्लियर है। क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज हैं, जो लीप ईयर नहीं होता उसमें कितने होते हैं 365 होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने वीक अवेलेबल हैं। तो गाइस देखिए 366 किससे डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 से करता हूँ तो गाइस देखिए कितना होगा 7 चौक 28, 7 पंजे यहाँ पर मेरे कितने हो जाएंगे 35, ये कितना बचा 16, 7 दूनी 14। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि 52 वीक तो होंगे ही होंगे, यानी 53 संडे भी होंगे और 53 मंडे भी होंगे। अब बचे मेरे पास 2 डेज। अब 2 डेज में से कौन सा संडे होगा कौन सा मंडे होगा, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट्स होता है, ये हमें चेक करना है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि संडे हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि मंडे हो सकता है। कितने डेज में से 2 डेज है मेरे पास ओनली ऐसे। क्लियर है। क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि 52 संडे भी होंगे और 52 मेरे मंडे भी होंगे। आइए अब गाइस देखिए 2 डेज हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि वो एक संडे हो, पहला संडे दूसरा मंडे। क्लियर है। या ऐसा हो सकता है कि पहला मंडे हो दूसरा ट्यूसडे हो, या गाइस ऐसा हो सकता है कि ये मेरा ट्यूसडे हो और ये वेडनेसडे हो, या फिर ये वेडनेसडे हो और ये मेरा क्या हो थर्सडे हो। क्लियर है। ये थर्सडे ये मेरा फ्राइडे, सेकंड वाला फ्राइडे, या फर्स्ट वाला फ्राइडे हो सेकंड वाला मेरा सैटरडे हो। क्लियर है। या गाइस ऐसा हो सकता है फर्स्ट सैटरडे हो सेकंड मेरा यहाँ पर संडे हो। अब गाइस ऐसा तो होगा नहीं संडे और अगेन मंडे, क्योंकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, रिपीट तो होगा नहीं, ओनली 2 डेज हैं। तो गाइस देखिए पॉसिबल आउटकम मेरे कितने बन सकते हैं यहाँ पर, यही होंगे 1 2 3 4 5 6 7। पॉसिबल आउटकम कितने का यहाँ पर मेरे पास 7 अवेलेबल है। क्लियर है। और मेरे से पूछ क्या रहा था गाइस देखिए यहाँ पर इसने पूछा क्या था, और में पूछ रहा है यहाँ पर संडे और मंडे। और का मीनिंग क्या है गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा कह सकता हूँ मैं, इन ए यूनियन बी। क्लियर है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा
किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? संडे यूनियन मंडे की। मैंने आपको पॉसिबल आउटकम जो है नोट करा दिया है। अब गाइस देखिए पॉसिबल आउटकम, संडे के पॉसिबल आउटकम वहाँ पर कितने हो गए मेरे पास जो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं गाइस संडे कितने बार अवेलेबल हो रहा था? 2, तो 2/7। मंडे भी कितना था गाइस? आप देख सकते हैं वहाँ पर 2/7। क्लियर है? यानी संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 2/7। मंडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। और गाइस देखिए यहाँ पर संडे इंटरसेक्शन मंडे जो कॉमन है वो कितना है? 1/7। या तो संडे होगा या मंडे होगा, दोनों। अब मुझे क्या चाहिए कि उन दोनों में से कौन सा, यानी यूनियन चाहिए संडे और मंडे। तो गाइस आप यूनियन यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए। यूनियन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PA + PB माइनस कर देते हैं PA इंटरसेक्शन P को। तो गाइस देखिए 2/7 + 2/7 माइनस का 1/7 कितना आ रहा है यहाँ पर? ये 3/7 मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपके जो MTP का सॉल्यूशन में दिया हुआ है उन्होंने C दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 81 देखिए। 81 में कह रहा है इफ़ A and B आर टू इवेंट सच PA इतना है, PB इतना है, P यूनियन A इतना है, P यूनियन A यूनियन B इतना है मेरे पास। B डिवाइडेड बाई A की पूछ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, B डिवाइडेड बाई A का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? देखिए PA इंटरसेक्शन B डिवाइड कर देते हैं हम किससे? जो अपॉन में, यानी प्रोबेबिलिटी PA। देखिए PA की प्रोबेबिलिटी मेरे पास अवेलेबल है कितनी है? 1/4। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? P इंटरसेक्शन B। P इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है। क्या हो जाता है गाइस? देखिए मेरा 1/4 + 1/3 माइनस करते हैं किसको? PA इंटरसेक्शन B को। और ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? यानी यूनियन मेरे पास अवेलेबल है कितना? 1/2। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, माइनस को हो जाएगा। आइए LCM लीजिए तो कितना आ रहा है यहाँ पर? ये कितना हो गया मेरा? 7/12 माइनस कर लीजिए कितना? 1/2। आइए तो गाइस LCM लेके तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? 6, तो 1/12 हो गया मेरा। क्लियर है? कैंसिल करिए, 4 × 12। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा? 1/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन डी। 81 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी 81 का करेक्ट आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर चेक ही क्यों कर रहे हो आप, जब आपको पता है कि आधे से ज़्यादा गलत है। भाई क्या कर सकते हैं, एक आध तो चेक कर ही लेते हैं। सही भी दे रखे हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। कुछ ही MCQ जो है गलत दिए हुए हैं। बिल्कुल आप एक तरफ से उनको ब्लेम मत कीजिए। आइए 82 देखिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इन 7 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन? अब गाइस देखिए एग्जैक्टली 2 हेड पूछ रहा है कि, और क्या है हमारे पास? 7। तो गाइस देखिए यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हेड आने की 1/2, टेल आने की कितनी, यानी फेलियर होगा तो कितनी? 1/2। N इज इक्वल टू कितना है? 7। और R मेरे पास क्या है? 2। एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो गाइस देखिए 7C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, पुट कीजिए। तो गाइस देखिए 7C2 कितना होता है? यानी 7 × 6 और ये 2 × 1। आइए 1/2 कितना हो जाएगा? इस देखिए यहाँ पर 1/4 और 2 की पावर 5 करता हूँ तो 2 3 4 5 कितना आ रहा है यहाँ पर? 32। 1/32 सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा? इस देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल करिए, 2 3 × 6 तो कितना आ गया यहाँ पर? 21। 7 या 21 होते हैं। और कर लीजिए इसको, यदि 432 × में 4 करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ रहा है? 128। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस देखिए 21/128 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसका? 82 का। 83 आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 84 डिस्कस कर चुका हूँ, 85 देखिए। 85 आप अपने लेवल पर सोल्व कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला नोट्स करा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है? पॉइजन वेरिएट है। पॉइजन वेरिएट के फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर -m m की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? e की पावर -m m की पावर कितना, x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए e की पावर -m m की पावर कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई कितना? 3 फैक्टोरियल। कैंसिल, कितनी बची? ओनली m बचेगा। और गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? ओनली 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं गाइस देखिए m इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 2। आगे आप अपने लेवल पे सोल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन जो भी आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में नए सैम्पल पेपर के साथ, या मैं कह सकता हूँ मॉक टेस्ट पेपर के साथ। गाइस बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, जो है
मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल वे में और अच्छे से डिस्कस किया है सभी को। कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो। फिर भी आपको लगता है कि कोई एमसीक्यू डिस्कस नहीं किया, डाउट है आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमारे ग्रुप में से गाइस AVA क्लासेस को सिलेक्ट कीजिए, उस पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए।